आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को चंद्रा ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, फरवरी का महीना आ चुका है। मार्च और फरवरी एक ऐसे माह होते हैं जब बच्चों के परीक्षाएं शुरू होती हैं, बच्चों में तनाव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चे समझ नहीं पाते कि तैयारी कैसे करें, कैसे हम अपनी दिनचर्या रखें, और ये जो परीक्षा का तनाव है, परीक्षा का जो भूत का डर है, वो कैसे अपने मन से भगाएं। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और परीक्षा के समय आप अपनी दिनचर्या कैसे रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकते हैं और कैसे आप समय प्रबंधन करते हुए अपनी परीक्षाएं अच्छे से पास कर सकते हैं। तो इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राशि जैन जी को। आपने वैकल्पिक चिकित्सा में MD किया है और आप साथ में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इन क्षेत्रों में पिछले 5-6 सालों से काम भी कर रही हैं। तो आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये बात तो आपने सच में बिल्कुल सही की कि बच्चों के लिए ना एग्जाम भूत से कम नहीं है। जी। और इवन पेरेंट्स के लिए भी उनका जब एग्जाम आता है ना, तो वो किसी भूत या ऐसा एक बहुत बड़ा टास्क या चैलेंजिंग ही उनको लगता है। तो सच में और बच्चों पर इसका दबाव तो रहता ही है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, सही तकनीक क्या होती है? परीक्षाओं की तकनीक जो है, उससे पहले मैं एक बात ये पूछूंगी आपसे कि हमेशा बच्चों को कहा जाता है फोकस करो। हर पेरेंट बोलता है बच्चों से कि बेटा फोकस ध्यान लगा के पढ़ो जी। लेकिन अगर कोई बच्चा सीरियस हो कि उसको सच में पढ़ाई करनी हो और वो एक बार टीचर से पूछ ले कि मैम मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ, फोकस कैसे करते हैं जरा बताएंगे, तो शायद फिर उस चीज का जवाब मैडम भी ना दे पाए। तो हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन हम खुद बच्चों को नहीं समझाते कि फोकस किया कैसे जाता है, कैसे पढ़े। तो आप बताएं कैसे किया जाता है फोकस? फोकस ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले तो माइंड में विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। मतलब पढ़ाई को लेके आपकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। तो आपने अगर बच्चे को, देखिए प्रोग्रामिंग हम कैसे खराब करते हैं। बच्चा जब सुबह उठता है तो हम उसको कैसे उठाते हैं, बेटा जल्दी उठ, बहुत लेट हो रहा है, अभी तेरा स्कूल लग रहा है, फिर तेरे को पढ़ना है, फिर तेरा एग्जाम आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम उसको उठाते हैं। हम ही उस पर दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं जी। पेन दिखा रहे हैं ना, और हमेशा अनकॉन्शियस माइंड पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है और प्लेजर की तरफ भागता है। तो जब भी वो ये देखता है ना कि अरे बाप रे इसमें मेहनत है, तो वो उस चीज को नहीं करना चाहता। दूसरा, उसको कुछ भविष्य की इमेजेस ही नहीं हम दिखाते, इससे फायदा क्या होगा। कई बार हम खुद नहीं पढ़ रहे होते, उसके साथ फिर हम बातें भी वैसे करते। अगर ऋषि जी कोई बच्चा है वो मैथ्स में एवरेज मार्क ला रहा है ना, तो उसको जनरलाइज कर दिया जाता है ये तो पढ़ाई में ठीक ठाक है, एवरेज है। अरे उसका एक सब्जेक्ट वीक है, बाकी जो अच्छा है उसको कौन अप्रिसिएट करेगा। तो जब तक हम अपने बच्चों को अप्रिसिएट नहीं करेंगे ना कि कोई बात नहीं 32 मार्क्स आए ना, तूने मेहनत की, वेरी गुड बेटा, एटलीस्ट 32 भी तूने मेहनत करके ही लाया, वरना तू 0 भी ला सकता था। तो पहले तो ये चीज हमको बदलनी पड़ेगी और उसको रेड रेस से बाहर लाना पड़ेगा। उसका पढ़ाई का जो असल महत्व होता है ना, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट, वो समझाना पड़ेगा। और उसको समझाना पड़ेगा 92 आए तो भी तो हमारा बच्चा है, 98 आए तब भी तू है हमारा बेटा बच्चा, और अगर 30% भी लाया कोई बात नहीं, लेकिन तू अपनी मेहनत पूरी कर। हमको सिर्फ मतलब इससे कि तू मेहनत करेगा तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा। फिर एक फार्मूला और बताती हूँ फोकस का। अब मैं आपको टेक्निक ही बता देती हूँ। तो जब बच्चा पढ़ने बैठे तो उसको बोलिएगा कि पहले कुछ दिन तक, जब वो शुरू में पढ़ रहा है, 15 से 20 मिनट वो एक्टिंग करे कि उसको सब समझ में आ रहा है जो वो पढ़ रहा है, उसको सब याद हो रहा है जितना भी उसने पढ़ा है, और ये झूठ बोल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अनकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान जाएगा और सच में फिर उसके बाद उसको जल्दी याद होगा चीजें। अभी लोग बच्चे को कई बार वो रट्टा मारते रहते याद ही नहीं होता। तो इससे उसका वो चीजें कम हो जाएगी। इसको हम लोग मड टाइमिंग बोलते हैं ऋषि जी। जैसे आप सोचिए बोरवेल अगर हम खोद रहे हैं तो क्या होगा, शुरू में पहले पूरा कचरा निकलेगा, फिर कचरा मिला हुआ या मिट्टी मिली हुई पानी आएगा, फिर मिट्टी की मात्रा कम होगी और फिर पानी की मात्रा बढ़ेगी, फिर साफ पानी आएगा। ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ होता है, क्योंकि अभी तक हमने खुद भी नहीं पढ़ा, बच्चे के अंदर वो जेनेटिक भी है। माँ बाप खुद 50% लाते हैं, सॉरी टू से, मगर बच्चे से उम्मीद करते हैं कि 98। उसके अंदर जीन्स ही नहीं है वैसे पढ़ाई के, तो वो कैसे बच्चा 98 एकदम से ले आएगा। वो जीन डेवलपमेंट का प्रोसेस में समय लगेगा, वो न्यूरॉन्स बनने में समय लगेंगे।
तो उससे ये सही हो जाएगा। जी राशि जी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में किसी एक विशेष विषय को लेकर, ज्यादातर गणित और विज्ञान के जो विषय होते हैं और अंग्रेजी के जो विषय होते हैं, उन्हें लेकर डर होता है उनके मन में। तो इस डर पे कैसे काबू पाया जाए, इस डर से बच्चे कैसे निकल सकते हैं? आजकल तो एक और हो गया, संस्कृत। बच्चे बोलते हैं संस्कृत नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ा लो, क्योंकि एक मिनट हम लोगों ने जोड़ दिया है कि हम हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो संस्कृत इज नॉट अवर सब्जेक्ट। तो वो चीज एक तो बदल दी है। और ऐसे ही मैथ्स के लिए भी बच्चों के दिमाग में जो डर रहता है ना, उसका कारण बहुत बार ये होता है, मैथ्स या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट से अगर बच्चा डर रहा है तो उसका कारण सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, टीचर भी होता है। पहले वो टीचर ने कभी उसकी बेइज्जती की है, फिर धीरे से उसको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आता। तो कहीं ना कहीं पहले टीचर पसंद नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट पसंद नहीं, इसलिए वो सब्जेक्ट से डरा हुआ है। तो वो टीचर का डर बच्चे के मन से हटाना होगा। तो कई बार हम लोग बोलते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू टीचर्स, मैं ये नहीं बोलती कि टीचर की अनादर करना चाहिए, लेकिन कई बार टीचर्स ऐसा कर जाते हैं कि बच्चों के मन से हमको फाइल्स हटानी पड़ती है। वो अननोइंगली भी हो जाता है कभी कभी उनसे, अननोइंगली ही होता है। 90% टाइम तो वो भी उनका बुरा नहीं चाह रहे होते, कई बार वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो क्या कर सकते हैं बच्चे, जैसे अपने दिमाग में माइंड अपना शांत किए बैठे, रिलैक्स बैठे, अपने उस टीचर को याद करें जो उनको बहुत परेशान करता है, जिस सब्जेक्ट से उनको डर लगता है, या बचपन में कभी किसी ने डांटा, वो आज तक कैरी हुआ है। ऐसा होता है ना, हमने 4th 5th में डांट खाई है मैथ्स के टीचर से, 10th तक हम वही राग लापते हैं कि मेरा मैथ्स सही नहीं है। वो अननोइंगली बना। जबकि आपको पता है ऋषि जी, अगर किसी का मैथ्स खराब होगा ना, तो वो रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन मांगता है। अगर किसी का मैथ्स खराब होगा ना, तो उसको अगर मैं कोई चीज थ्रो करूंगी तो वो उसको कैच भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब हमारा मैथ्स खराब नहीं है, क्योंकि डेली हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने बना लिया है। तो शांत बैठना है और उस टीचर की जो इमेज है माइंड में, उसको हटाना है। जैसे टीचर दिख रही है, डरता, मतलब टीचर का चेहरा दिख रहा है, उसको देख के हमको डर लग रहा है, उसके हाव भाव हमको ऐसे एकदम, उसकी त्योरिया चढ़ी हुई है, ऐसे हम देख रहे हैं। तो अब क्या करना है, उसके कान बड़े कर देने, एलिफेंट का कान कर देना, चेरी नोज कर देनी, जोकर जो नोज लगाते ना वैसे कर देना। तो अब अगली बार जब वो उस सब्जेक्ट को देखेगा, उस टीचर को देखेगा, तो उसके मन में एक स्माइल आएगी, अंदर से एक खुशी आएगी, हंसी छूट जाएगी उसको। तो वो उस तरीके से वैसा पेश नहीं आएगा जैसे वो पहले टीचर के साथ पेश आ रहा था। तो फिर उसके क्या हो रहे थे ना, अभी तक कि वो आंसर नहीं दे पा रहा था, जब भी वो लिखने बैठता था उसको वही चीज पॉपअप होती थी। तो ये सब होना बंद हो जाएगा जी। और हर विषय को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, अलग अलग तरीके से याद भी करना पड़ता है। तो क्या याद करने की भी कोई टेक्निक होती है, कोई तकनीक होती है? बिल्कुल होती है। अगर आप अपने 5 सेंसेस का यूज करके पढ़ाई करें तो सबसे अच्छे से याद होगी। हमको सिखाया जाता है रट्टा मार लो, बोल बोल के पढ़ो। और जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं ना ऋषि जी, से ऑडियो सेंस जो है आपका वो वहां काम आ रहा है। तो वो क्या हुआ, जिस समय ऑडियो फाइल टूटी, बीच से टूटी, लिंक टूटा आपका, आप भूल जाओगे। फिर क्या होगा, फिर आपको पेपर में आप जाओगे, एग्जाम हॉल में जाओगे, कुछ चीजें याद आएगी, फिर आप बीच का भूल जाओगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ याद आएगा। तो इसलिए रटना नहीं है, बच्चे को समझाना है कि समझते कैसे, चीजों को समझना कैसे। तो पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मेमोरी जो टेक्निक्स होती है वो सीखे। मेमोरी के कई कोर्स पहले पेरेंट्स ज्वाइन करें, तब वो बच्चे को सिखा पाएंगे कि कैसे याद किया जाता है। एक मैप भी है, तो मैप कैसे याद करना है, मानचित्र है उसको कैसे याद करना है। मतलब जैसे इन्वेंटर है, कौन इन्वेंशन, किसने इन्वेंशन किया, किसने उस चीज को कब लागू किया, ये सब चीजों की ट्रिक्स होती है। और ऐसे ही अगर बड़े पैराग्राफ है तो उससे इमोशनली आप उन चीजों को अटैच करो। तो वो सब पेरेंट्स को सीखना चाहिए। जैसे ऋषि जी, एक टीचर कमाल के तरीके से मानचित्र याद करना सिखा रही थी, मैप याद करना सिखा रही थी। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कई सारे पहाड़ आते हैं, है ना, कई नदियां आती है, कई रेलवे ट्रैक आती है। तो उसने बोला, बच्चे छोटे थे तो सब बच्चों को बोला कि चलो बच्चों, आज हम लोग एक डेस्टिनेशन पे घूमने जाएंगे। सपोज करिए रायपुर यहाँ से जाएंगे। तो अब आप सबके सब बच्चे जल्दी से ऊँट में बैठ जाइए। अब वो बच्चे ऊँट में बैठ गए, सब बैठ गए, हाँ ऊँट समझ में आ रहा है, फील हो रहा है, हाँ हो रहा है, चलो अब उस ऊँट को लेके चलो, अब वो पानी में भी चल रहा है। तब बच्चे हंसते हैं कि अरे ऊँट पानी में कैसे चल सकता है, और रायपुर से, जगदलपुर से रायपुर जाने के लिए ऊँट लगता है क्या? तो उसमें विचित्र बातें हो गई, यूनिकनेस आ गई। तो अब वो बच्चे को याद रहेगा। फिर वो बोलते चलो देखो कैसे गुलुप गुलुप चल रहा है वो ऊँट तुम्हारा, अब उसको बैठलाओ, देखो रेलवे ट्रैक की जगह पे बैठलाओ, देखो पटरी में ऊँट बैठा है ना, देखो वहां जंक्शन का नाम लिखा है ना, कौन सा जंक्शन है वो। तब बच्चे याद रखते। तो हमको कभी भी जब बच्चे को हम पढ़ा रहे ना, तो उसमें 5 चीजें यूज करनी। पहली चीज है विजुअल, उसमें कुछ दिखना चाहिए। दूसरी चीज है आवाजें। तीसरी चीज है फीलिंग, और अगर उसमें टेस्ट और स्मेल आ जाए तो और अच्छा।
वरना टेस्ट और स्मेल भी जो है वो फीलिंग का पार्ट है, लेकिन उसके साथ एक चीज और होनी चाहिए, यूनिकनेस, और आप एसोसिएट होने चाहिए उसमें। जैसे अगर 2 पिक्चर हॉल है, थिएटर हॉल है, एक में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लगी, एक में कलर वाली, आप कौन सी देखने जाएंगे? कलर वाली, ऑब्वियस कलर वाली। एक में आवाज है, एक में आवाज नहीं है, आवाज वाली में जाएंगे। एक ऐसा है जिसमें आप भी कहीं ना कहीं पीछे ही सही, पर्दे के पीछे, मतलब जहाँ शूटिंग हो रही है वहां कहीं दूर पे खड़े, आप उसको देखने जाएंगे, है ना? और अगर कभी आपने जिंदगी में ऐसा कोई इंसान देखा हो जिसके सच में सींग हो और उसकी पूंछ भी निकली हो और वो आपके सामने से पूंछ हिलाता हुआ जा रहा हो, तो आप उसको हमेशा याद रखेंगे। शायद आप अपने पोते पोतियों को भी बताएं कि मैंने एक ऐसा इंसान भी देखा था, तो उसको आप नहीं भूलें। आप 3 घंटे की मूवी देख के आते नहीं भूलते, लेकिन अगर 2 चैप्टर भी याद करना होता है तो चैप्टर भूल जाते, क्योंकि उसमें ये 5 सेंसेस इन्वॉल्व नहीं है। तो बच्चों को ये सिखाइए कि जब वो अकबर की स्टोरी पढ़ रहा तो सच में अकबर को इमेजिन करे, सच में वो तलवार चलाता हुआ अकबर उसको दिखाई दे, वो अलाउद्दीन के साथ लड़ रहा है या किसके साथ लड़ रहा है, वो सामने वाला पर्सन उसको दिखाई दे। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे, उसमें मतलब आप उस बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे कि वो भी जाके उस रण क्षेत्र में उस चीजों को देख रहा है, विजुलाइज कर रहा है, तो वो उस चीजें याद होंगी उसको। जी राशि जी, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि अभी फरवरी और मार्च में परीक्षा का समय आ रहा है, और परीक्षा का जब समय होता है तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम समय का प्रबंधन कैसे करें, कौन से विषय को कितना समय दें, किस समय हम खाना खाएं, वो थोड़ा समय प्रबंधन में चूक जाते हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि अपने बच्चों का समय प्रबंधन सही से कैसे करवाएं। सही बात है, ये तो बिल्कुल होता था। जब टाइम टेबल बनाया जाता था तो उसमें से सिर्फ जो खेलने वाला टाइम होता था और जो घूमने वाला टाइम होता था वही पूरा होता था, बाकी कोई टाइम पे काम नहीं होता था, पढ़ाई नहीं होती थी। तो इसलिए हम लोग आजकल बोलते हैं कि टाइम टेबल नहीं बनाइए, वर्क टेबल बनाइए। वर्क टेबल में भी आप जो पहले तो अपने सिलेबस को चंक डाउन करिए। पहले तो बच्चे यही देख के डर जाते, बाप रे 5 यूनिट है, कैसे कब होगा। तो उनको ये समझने की जरूरत है कि एक दिन में नहीं करना है आपको, आपके पास अभी समय है, उसको चंक करिए, छोटे टुकड़ों में तोड़िए कि मैं आज मैं इतना ही पढ़ूंगी। और पढ़ने से पहले सुबह उठते साथ आप विजुअलाइज करिए कि आज मैंने इतना चैप्टर पढ़ लिया है। तो माइंड ना आपका एक बार प्रोग्राम हो जाएगा ना, तो वो आपसे, वो चाहे कोई गेस्ट आ जाए, चाहे कोई आपके लाइफ में डिजास्टर आ जाए, वो आपसे वो काम करवा के रहेगा, वो फिर पढ़ा लेगा। और भले आपको रात को 12 बजे भी बैठ के आप पढ़ोगे, क्योंकि नहीं तो माइंड को वो खालीपन लगेगी ना, उसका न्यूरल कनेक्शन पूरा नहीं हुआ। तो ये करना चाहिए। दूसरा, उसमें ये देखना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप वीक हो, उस पर ज्यादा फोकस करिए सबसे पहले, और उसको भी एंजॉय करते हुए पढ़िए उसको। या तो अगर आपके अंदर स्पिरिट है योद्धा की, वॉरियर की, तो उसको एज अ चैलेंज लीजिए, या तो एक बिल्कुल मतलब गट्स के साथ उस चीजों को करिए कि नहीं मुझे ये चीज सीखनी है, ये तो मैं करके ही रहूंगी, ये चीज मुझे चैलेंज कर रही है ना, इसको तो मेरे को करना है। जी जी। और परीक्षा के समय में हमें अपने सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो किस तरह का व्यायाम और किस तरह का खान पान बच्चों को लेना चाहिए ताकि वो स्वस्थ भी रहें और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ भी सके, फोकस कर सके। सबसे पहली बात तो ये, जिम छोड़ दे 1 महीने के लिए। वैसे बच्चे तो जिम जाते भी 11वीं 12वीं वाले बच्चों को, लड़कों को आजकल बहुत शौक है, मैं देखती हूँ जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो वो ऐसे लगते हैं कि भाई पहले से पहलवान है यहाँ सब। तो आजकल 6 पैक्स एब का क्रेज छाया हुआ है इसमें, तो वो एक चीज मैं बोलूंगी। और खान पान में हाँ, आप मिल्क शामिल कर सकते हैं, दूध शामिल कर सकते हैं, जो मगज बीज आते हैं, 5 तरीके के मगज बीज आते हैं ना, तरबूज खरबूज के, वो खा सकते हैं। बादाम तो हमेशा से फेमस है ही है ना, ये कर सकते हैं। और एक चीज मैं और बोलूंगी कि जब एग्जाम देने जाएं तो अपने कंपास बॉक्स में, या पॉसिबल हो तो अपने पास कपूर का टुकड़ा रख के लेके जाए, कपूर और एक लौंग, तो उससे लू नहीं लगेगी। दूसरा, जब भी आपको ऐसे लग रहा है ना ब्रेन एकदम काम ही नहीं कर रहा है, आप उसको स्मेल कर लीजिए, आप वापस से रिफ्रेश हो जाएंगे जी। तो ये करना चाहिए। और आपने कहा जिम छोड़ देना चाहिए, तो जिम का अदर ऑप्शन क्या है? जिम का अदर ऑप्शन है योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए। भ्रामरी प्राणायाम से आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। आप मेडिटेशन करिए। नो वट, मैंने अपने लाइफ में देखा है ऋषि जी, मैं हमेशा से टॉपर नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने क्लास 8 से लेके अपने पूरे यूनिवर्सिटी तक, मतलब अपने पूरे कॉलेज टाइम तक के पूरा टॉप किया। इवन कॉलेज में तो 20 साल पुराने रिकॉर्ड तक तोड़े। तो वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं ओमोच्चारण करती थी, मैंने मेडिटेशन किया, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी सुधरी। जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ वो सारी चीजें, पर्सनालिटी में चेंज आया। तो वो ज्यादा जरूरी है कि आप, मतलब पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस पढ़ाई से आप क्या बन रहे हो।
तो ये चीज पेरेंट्स को भी समझना है और बच्चे को भी समझाना है कि रट्टा मार के तो कोई भी पास हो जाता है, तोता भी रट के बोल लेता है, तो तोता में और आप में क्या फर्क होगा? आप उस पढ़ाई से कुछ बन जाओ। तो यहाँ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, कुछ बनो। लोग कोटा जाते हैं बच्चे, अभी मेरे पास कितने कोटा से वापस आके बच्चों की हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है। उनको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने से ऊपर उस चीज को देख लिया, मतलब वो पहाड़ की तरफ पढ़ाई को देख रहे हैं। तो वो नहीं देखना है, उसको ये समझना है कि अरे अच्छा पहाड़ देख रहे तो तुम उस पहाड़ को चढ़ने वाला इंसान के रूप में देखो ना, खुद को वो क्लाइंबर की तरह पार करने वाला देखो। कई लोग वो भी होते हैं ना जो एवरेस्ट भी क्लाइंब करते हैं, तो वो नहीं देख पाते हैं बच्चे। तो वो सब बल्कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, चल क्या रहा है। बल्कि यहाँ पे तो एक पेरेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चे बोलते हैं ना मुझसे नहीं हो पाएगा, तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं होगा। वो उन्होंने 4 मोटिवेशन सुना, तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं बेटा तू सब कर लेगा, हमको भरोसा है, तेरे में बहुत लायकी है, तेरे में खूबियत है। तो फिर बच्चा क्या करता है पता है? वो अपने फ्रेंड से बात करता है कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता और मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़े, मेरे को टॉर्चर करके रखा है। वहां पे एक छोटा सा सवाल करने की जरूरत है, ऋषि जी तुमको क्या रोकता है? व्हाट स्टॉप्स यू? तो बच्चा बताएगा कि मेरा टीचर अच्छा नहीं है, मेरे क्लास में पढ़ाई नहीं होती, मुझे ये सब्जेक्ट में इश्यू आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आप उसकी हेल्प कर पाओगे। तो मोटिवेशन की तरफ मत बस भागो, पहले ये सोचो कि उनकी जो समस्या है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। जी। और आपने बताया कि कोटा से जो बच्चे आते हैं उनकी आप काउंसलिंग भी करती हैं। इस बात से मुझे ये याद आया कि परीक्षा के समय बच्चे बहुत ज्यादा तनाव भी ले लेते हैं, और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो नर्वस भी हो जाते हैं कि अरे ये कैसा सवाल आ गया, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। पढ़ा भी होता है तो वो भूल जाते हैं। तो इस तरह की काफी सारी मानसिक स्थितियों से वो गुजरते हैं, मानसिक समस्याओं से वो गुजरते हैं। तो इन मानसिक समस्याओं से वो बच्चे कैसे निपटे? बच्चे नहीं, पेरेंट्स उनकी मदद कैसे करें और कैसे बच्चों को उस मानसिक दबाव से, तनाव से या फिर नर्वसनेस से कैसे निकाले, या फिर जो एंजाइटी होती है उससे कैसे निकालें? उसका बहुत अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन बदल दे पेरेंट्स। सबसे पहले जब भी छोटा बच्चा है ना वहां से शुरुआत करे। वाह बेटा तेरा एग्जाम आने वाला है, अब तो तू नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएगा। ये कम्युनिकेशन करिए, ना कि एग्जाम आ रहा है पढ़, एग्जाम आने वाले हैं, 1 महीने बाद एग्जाम है तेरे। ये नहीं बोलना चाहिए पेरेंट्स को। बेटा तू तैयारी कर, तेरे एग्जाम नजदीक है, तेरे को नेक्स्ट क्लास में जाना है ना, तो तू तैयारी कर। तू जितने अच्छा तैयारी करेगा उतना अच्छा तेरे मार्क्स आएंगे। तब वो बच्चा इजी माइंड से उस चीज को पढ़ेगा। दूसरा, हम लोग बच्चों को ये विजुअलाइजेशन कराते हैं क्योंकि अब ये तो हो ही गया, 80-90% बच्चों के दिमाग में डर बैठ ही गया है। उनको वो घोस्ट लग ही रहा है, वो भूत बंगला लगता ही है वो जगह जहां वो एग्जाम देने जाते हैं। तो हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि आप रोज जब पढ़ते हो ना, पढ़ने के बाद आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, आपने पढ़ लिया जितना आज आपको पढ़ना था, उसके बाद 2 मिनट का विजुअलाइजेशन करो कि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो। अगर आपको टाइमिंग पता है कि 9 से 12 एग्जाम होता है तो और अच्छी बात है। आपको ये भी पता है कि कहाँ एग्जाम होने वाला है तो और अच्छी बात है। आप इमेजिन करो कि आप उस जगह जा रहे हो, उस समय पे जा रहे हो जिस समय आपका एग्जाम है। अभी आप पेपर हॉल में बैठे हो, आपके सामने पेपर आया, आपने सारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या क्या है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन बनाना है, ये आप समझ चुके हो। अब आप लिखना चालू कर रहे हो, और जब आप लिखना चालू करो आपको सब याद आ रहा है और आप सब कुछ अच्छे से लिख पा रहे हो। आप कई बार आंखें ऊपर करके भी याद कर रहे हो, कई बार इधर उधर देख के भी याद कर रहे हो, हाँ मैंने ऐसे पढ़ा था उस बुक में। ऐसे ही तो होता है ना, हम भूलते हैं तो हम ऊपर देख के याद करते कि वहां वो डायरी में मैंने ऐसा नोट्स बनाया था, वहां ऐसा लिखा था। तो उसको आप लिख रहे हो, वो लिख लिया आपने। अब हो गया 2 घंटा 45 मिनट। आपका इस समय पूरा वो आंसर शीट जो है वो भर चुकी है, आपने सप्लीमेंट्री वगैरह सब लेके एकदम बढ़िया शानदार पेपर लिख लिया है। और अब आप चेक कर रहे हो। अब जब आप उसको चेक कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है मैंने सारा आंसर सही लिखा है, और अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। और 5 मिनट पहले आप टीचर को वो अपना आंसर शीट हैंड ओवर कर रहे हो और बाहर निकल रहे हो खुशी खुशी, पूरे खुशी के साथ कि वाह मैंने आज कितना अच्छा पेपर लिखा, कितना अच्छा मेरा पेपर हुआ। और उसके बाद रिजल्ट भी आपके बेहतरीन आ रहे। तो जब ये कल्पना रहेगी ना तो आपका एग्जाम का डर नहीं रहेगा, बल्कि आप एक्साइटेड रहोगे। और एक चीज और होगा इससे ऋषि जी, अगर कोई भूत बंगला है, कोई अगर भूत बंगले में बार बार चले जाए, 10-15 बार कोई भूत बंगले में चले जाए, उसके बाद वो भी डरने यूज टू हो जाएगा, तो एग्जाम हॉल के साथ भी वो यूज टू हो जाएगा। जी जी। और कई बार राशि जी ऐसा होता है कि अनजाने में ही माँ बाप अपने बच्चों पर इतनी ज्यादा अपनी उम्मीदें डाल देते हैं। बच्चा बहुत मेहनत करता है उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, और कभी कभी
कुछ परसेंटेज से या फिर कुछ मार्क्स से अगर वो चूक जाता है तो इस चीज की भी निराशा उनके मन में हो जाती है कि मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मैं फेलियर हूं, ऐसे निराशाजनक विचार उनके मन में आने लगते हैं। तो इस स्थिति में एक विद्यार्थी क्या कर सकता है या फिर माँ बाप क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम भले ही अनजाने में ही सही लेकिन अपने बच्चों पर उम्मीदें रखते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करेगा वैसा करेगा। अड़ोसी पड़ोसी से भी हम बोलते रहते हैं कि हमारा बच्चा तो इस विषय में अव्वल आता है, इस विषय में बहुत अच्छा करता है। और ये बातें जब बच्चा सुन लेता है तो उसमें फिर ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, बहुत गर्व करते हैं मुझ पे, तो मुझे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना ही है। और वो इस कारण खुद को प्रेशराइज भी करते हैं और उम्मीदों पर अगर खरा नहीं उतरते तो फिर उसके नकारात्मक प्रभाव तो झेलने ही पड़ते हैं माँ बाप को भी और बच्चों को भी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे पहले तो माँ बाप को ना अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए कि चाइल्ड फर्स्ट पेरेंट फर्स्ट, मतलब बच्चा फर्स्ट आएगा तो माँ बाप सोचते वो भी फर्स्ट आ गए। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और ये बहुत गहरी बात बता रही हूँ मैं कि जब बच्चे फर्स्ट नहीं आते तो माँ बाप सोचते हैं कि वो भी हार गए, उनमें कमी हो गई, जबकि दोनों ही बात सच नहीं है। आज आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैंने कितने मार्क्स लाए, मैंने आपसे आज तक नहीं पूछा, इतने बार मिले तो हम कि आप कैसे यहाँ तक आए, आपको कितना आया था 10वीं में। तो मार्क्स का एक समय के बाद कोई रोल नहीं है। पेरेंट्स को ये बात पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन पता नहीं वो बच्चों के पीछे क्यों पड़ते हैं, जबकि उनको काबिल बनाने की जरूरत है। वो आप काबिल बना दोगे ना, वो पेट पाल लेगा अपना, और कल के दिन आपको दोषी भी नहीं बनाएगा। और अगर दोषी बनाना होगा तो वो एनीहाउ वैसे भी बनाने वाला है, तो उसके लिए तो ओपन रहिए आप। तो ओवर उम्मीद किसी से भी रखना एक तो बहुत गलत बात है। चाइल्ड फर्स्ट पेरेंट फर्स्ट कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और कई पेरेंट्स तो बच्चों को बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट है हमारे भविष्य के, तो ये भी एक गलत चीज है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके एसेट्स है जी, ठीक है। और वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये उम्मीद से मत पालिए कि वो आपके लिए कल के दिन काम आएगा। उसके कारण आप सब उसका मतलब उसकी लाइफ में सब हेल्प करते हैं चीजें जी। और एक चीज और, बच्चों को हम लोग कई बार समझाते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो, कि बेटा देखो, एक चीज होती है बिहेवियर, एक चीज होता है इंटेंशन। पेरेंट्स आपके बिहेवियर गलत करे लेकिन उनका इंटेंशन खराब नहीं है, तो उनको थोड़ा सा बख्श दो। क्यों? क्योंकि एक लाइन में बोलती हूँ हमेशा कि अगर उम्र से मैच्योरिटी आती ना तो सबसे मैच्योर पत्थर होते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले पत्थर आए हैं। तो उम्र का और मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो अपने ना पेरेंट्स को माफ कर दो। उनको किसी ने नहीं समझाया है ये सब कि बच्चों पे अननेसेसरी बोझ कैसे ना डाला जाए। और कभी भी हम ना एमए की हमको इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनना है, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। पेरेंट्स बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती, इसलिए सब कुछ दिक्कत है जी। आपने विषयों की बात की, तो जो बच्चे अभी 10वीं पास कर चुके हैं और जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा विषय चुनना चाहिए, तो बच्चे अपने भविष्य के लिए कौन सा विषय चुने, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं बोलती हूँ पैशन फॉलो करना चाहिए। और ये काम ना बहुत बचपन से माँ बाप को करवाना चाहिए। कि जैसे क्या होता है ना, बच्चे जब बड़े होते हैं, एक 5-6 साल के, और उससे वो 10-12 साल के होने तब तक कि वो बार बार बोलते हैं, कभी मैं पायलट बनूंगा, कभी बोलते हैं डॉक्टर बनूंगा, कभी बोलते हैं टीचर बनूंगा, कभी इंजीनियर बनूंगा। तो माँ बाप उसको हंसी में उड़ाते हैं। और जब वो बच्चा 11वीं-12वीं में आता है ना, वही माँ बाप उसको प्रेशर में डालते हैं। तो अगर उसको पहले से समझाया जाए ना कि कैसी चीजें होती है, उसको स्कोप्स दिखाया जाए, उसको पहले से ये सारी चीजें समझाई जाए कि बेटा भविष्य में कुछ बनना होता है, कुछ करना होता है। और उसका खुद भी ये देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। जैसे मैं छोटी थी तो मुझे, हम लोग जब मतलब आज भी रिलेटिव हमारे मिलते हैं तो बोलते हैं कि तू तो शुरू से हमको घरेलू बताती थी कि सर्दी हो जाए तो हल्दी दूध पी लेना। ऐसे अगर आपके बच्चों में है तो उसको मेडिकल की तरफ आप उसको प्रेरित करिए, उसके इंटरेस्ट को देखिए। और सबसे पहले तो उसकी सेल्फ इमेज आइडेंटिटी सही कराइए। उसको तो ये लगता है कि वो पता नहीं कुछ बन भी पाएगा कि नहीं। पहले तो 99% बच्चों का हाल ये है कि उनको ये लगता है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 1%। और वो खुद जो 1% वाले ना वो खुद ढूंढ लेते हैं। तो 99 की पहले ना आइडेंटिटी बदलिए कि वो लायक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर उनके हिसाब से उस समय को देखते हुए आप चीजें उनको पढ़ाइए। जैसे एआई का समय है अभी, तो एआई में डालिए अगर उसका टेक्नोलॉजी में रुचि है, जिससे वो आगे सरवाइव कर सके। और वही है कि अगर उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे 100 डॉक्टर बने
90 डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस में आते ही नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ना एलोपैथी के, ना आयुर्वेदिक के, ना कुछ के, लेकिन वो भी अपनी जिंदगी चला रहे, भले उसको पढ़ने के बाद भी। तो वो बच्चों को समझाइए कि कोई बात नहीं, तू अभी पढ़ ले, पढ़ाई वेस्ट नहीं होती, देखो आगे जैसे समझ में तू अपनी चीजें करना। जी, तो राशि जी आपसे हमने बहुत सारी बातें की हैं, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बात रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं तो बताएं। मैं आपको बेस्ट फ्लावर के विषय में बताती हूँ। बेस्ट फ्लावर मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक के फॉर्म में आती है। होम्योपैथिक दवाइयां जैसे आपने देखी ना डाइल्यूशन फॉर्म में होती है, वैसे ही आती है। ऐसा माना जाता है कि संसार में जितने लोग हैं वो 38 तरीके के होते हैं, 38 तरीके के बिहेवियर्स होते हैं। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना दुख दबा लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं होती, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मविश्वास की कमी होती है। तो ऐसे करके 38 तरीके की प्रवृत्तियां होती है लोगों की, या 38 तरीके के लोग होते हैं। तो बेस्ट फ्लावर में 38 मेडिसिन आती है अलग अलग बिहेवियर की। और बेस्ट फ्लावर नाम से ही समझ में आ रहे, फूलों से बनी हुई औषधियां हैं, क्योंकि फूलों में भी वाइब्रेशंस होते हैं, एनर्जी होती है यूनिवर्स की। तो उस तरीके से उन चीजों को स्टडी करके बनाया गया है। तो जब एग्जाम का टाइम आता है, या ऐसे भी कोई हमारे पास आके बच्चा बोलता है ना कि मैडम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं एग्जाम हॉल में सब भूल जाती हूँ, तो उसको हम दवाइयां देते हैं। कई बार जैसे लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसके पहले वो नर्वस हो जाते हैं, उन्होंने बहुत तैयारी की है, सब कुछ अच्छा किया है, तो वहां पे भी हम उनको दवाइयां देते हैं जिससे वो वहां पे काम डाउन रह सके, रिलैक्स रह सके। तो आप गूगल में इसके विषय में पढ़ सकते हैं, मुझसे दवाई ले सकते हैं, या खुद भी आप अगर बेस्ट फ्लावर इतनी ऐसी दवाइयां जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो अगर आपने बेस्ट फ्लावर पढ़ लिया, दर्शन सिंह बोहरा की पुस्तक आती है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं अगर ऑथेंटिक बुक आपको चाहिए तो, वरना नेट में आप उस फूलों के विषय में पढ़ सकते हैं। जैसे लार्च करके एक मेडिसिन है, लार्च मेडिसिन आती है उनके लिए जिनको आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, तो वो हम लोग एग्जाम के पहले कई बार देते हैं। कई बार कॉम्पिटेटिव जैसे इंटरव्यू देने जाना है उसके पहले देते हैं। रेस्क्यू देते हैं नर्वसनेस के लिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुसु पॉटी लगने लगती है जब वो एग्जाम हॉल उनको जाना होता है, तो उनको भी हम दवाइयां देते हैं। जी, तो ऐसे है। और एक चीज और मैं कहने वाली थी, हाँ, ओवर प्रिपरेशन ना करें, बच्चे ओवर प्रिपरेशन से बचे। जब ओवर प्रिपेयर करते तो भी एग्जाम हॉल में जाके भूल जाते, तो रिलैक्स माइंड से पढ़े, जो होगा देखा जाएगा। तो राशि जी आपने अपना समय दिया और हमारे श्रोताओं से इतनी सारी बातचीत की और इतनी सारी जानकारियां आपने साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मुझे पता है कि आप अपने बच्चे का बहुत अच्छा भविष्य निर्माण करेंगे और बच्चे भी आपके अच्छे होंगे। जी, थैंक यू।